हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैथ्स ऑप्स। ये हमारा मैथ इज माइंड सीरीज क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट के लिए। और आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं रियल नंबर के लेक्चर 3, जिसमें हम करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड वर्ड प्रॉब्लम। और यहाँ पे मेथड यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर इससे पहले लेक्चर 2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नहीं देखे हो तो जाओ पहले उसे देखो, देन यहाँ पे क्वेश्चन पे आना। और जो कंटिन्यू देखते आ रहे हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास आ चुका है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 9 एंड 14, लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन हमसे कह रहा है भैया कि एक सबसे बड़ा नंबर ढूंढो जो 9 और 14 को डिवाइड करे। ठीक है, अगर वो 9 को डिवाइड करता है तो 9 के केस में जो रिमाइंडर है हमारा वो 1 आना चाहिए, और 14 के केस में रिमाइंडर 2 आना चाहिए। समझ आ रहा है? हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया एक सबसे बड़ा नंबर ढूंढो जो 9 और 14 को डिवाइड करे। 9 को जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर 1 आए, और 14 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 आए। तो अगर हम 9 और 14 का एचसीएफ निकालेंगे और उससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए भैया रिमाइंडर 1। तो एक काम करते हैं, इनमें से रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, और इधर में 14 माइनस 2 इक्वल टू 12, 9। अब हमारे पास नंबर है 88 और 12। जब हम 8 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे और उससे 9 को और 14 को डिवाइड करेंगे तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा, और 14 के केस में रिमाइंडर 2 आएगा। तो चलो अब कैलकुलेशन देखो। हमने पहले ही इसे फैक्टराइज कर लिया। जैसे 8 है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 का पावर 3 आएगा, और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 होगा। अब देखो, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सीखा है कि भैया अगर एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो कॉमन फैक्टर में से निकालते हैं, पर यहाँ पे 3 कॉमन नहीं था, इसलिए 3 का पावर 0 कर दिए। अब 3 का पावर 0 या फिर किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो वो 1 में चेंज होता है, राइट। हमें निकालना है एचसीएफ। तो कॉमन पेयर में से लीस्ट पावर को चुनिए। जैसे यहाँ पे लीस्ट पावर है 2, तो 2 के पावर 2 को सेलेक्ट किए। इन दोनों में लीस्ट पावर है 0, 3 का पावर 0 सेलेक्ट किए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 4 आएगा। तो हमारा आंसर मीन्स एचसीएफ यहाँ पे 8 और 12 का हो रहा है 4। ठीक है, मीन्स 4 वो नंबर है जो 9 और 14 को डिवाइड करेगा, तो 9 के केस में रिमाइंडर 1 आएगा और 14 के केस में रिमाइंडर 2 आएगा। अब चलो इस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। अब कुछ बच्चे सोचेंगे भैया आपने कैलकुलेशन करके रखा था। तो हाँ, मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे करके रखा है, क्योंकि मैं ना मेथड इससे पहले वाले लेक्चर में अच्छे से आपको सिखा दिया हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ सोचना सीख रहे हैं कि क्वेश्चन को देखने के साथ हम उसे कैसे सोचे, उसके सॉल्यूशन के लिए अप्रोच। 9 को अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। 4 2 सा 8, 1, रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो भैया ये तो वेरीफाइड हो चुका। 14 को कर लेते हैं। 14 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 3 ज़ा 12, और रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ गया। मीन्स 14 भी हमारा वेरीफाइड हो चुका। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब ये सब ना हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे नीचे पिन कमेंट में, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा इनके। Find the largest number which exactly divides 280 and 1245, leaving remainder 4 and 3 respectively। वही फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन का अप्रोच है कि हमें भैया नंबर ढूंढना है, सबसे बड़ा नंबर जो 280 और 1245 को डिवाइड करे। उन्होंने बोला, क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि 280 के केस में भैया रिमाइंडर हमारा 4 आना चाहिए, और 1245 के केस में हमारे पास रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो हमें पता है भैया 280 से ना हम रिमाइंडर को माइनस करेंगे 4, ये बचेगा 276। इधर से 1245 से अगर 3 माइनस करोगे रिमाइंडर तो ये होगा 1242, राइट। अब हमारे पास भैया पेयर बन चुका है 276 और 1242 का। इनका एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ ही वही नंबर है जो 280
जो 280 और 1245 को डिवाइड करेगा तो 280 केस में रिमाइंडर 4 आएगा और 1245 के केस में रिमाइंडर 3 आएगा। चलो कैलकुलेशन की मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके रखा हूँ तो देखो जरा 276 को अगर फैक्टराइज करोगे तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 23 का पावर 1 आएगा। ऊपर में है यहाँ पे फैक्टराइजेशन, नोट्स में आराम से देख लेना या फिर पर्सनल जब खुद करोगे तो वहां पे देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वो मैं यहाँ पे समझा दूंगा कैलकुलेशन। अभी अप्रोच पे हम चल रहे हैं। 1242 को फैक्टराइज करोगे तो 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 4 आएगा। अब देखो भैया ऊपर में 23 है, नीचे में 23 हम जबरदस्ती लिख रहे हैं। 23 का पावर 0 जो कि 1 बन जाएगा और खास कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं होंगे। हमें एचसीएफ निकालना है भैया, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन में से लीस्ट पावर को सिलेक्ट करेंगे। 2 का पावर 1 लीस्ट है, यहाँ पे 3 का पावर 1 लिस्ट है तो 3 का पावर 1 यहाँ पे। 23 में 23 का पावर 0 है तो 23 का पावर 0। अब इनका प्रोडक्ट 2 का पावर 1 2 होता है, 3 का पावर 1 3 होता है, 23 का पावर अगर 0 है तो वो 1 में चेंज होगा। ये हो गया हमारा 6। तो 6 वो नंबर है भैया। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमें तो नंबर मिल चुका है भैया, वो है 6। वेरिफिकेशन बचा है, यहाँ पे देखो 280 को 6 से डिवाइड करना है। 6 4 जा 24, बचा भैया 4 और 0। 6 के टेबल में 40 नहीं आता, 6 6 जा 36 आता है। यहाँ बचा रिमाइंडर 4। तो ये चीज तो हमारा वेरीफाई हो चुका भैया। अब 1245 को वेरीफाई कर लें। 1245 और सबसे बड़ा नंबर है 6, तो 6 से 6 2 जा 12, 45 0। 6 के टेबल में 45 में 42 आता है 7 टाइम में, 6 7 जा 42। यहाँ पे भैया रिमाइंडर 3 बचा। तो ये चीज भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है भैया, 6 है जो एचसीएफ आया था। therefore required number इक्वल टू 6। चलो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिमिलर पैटर्न में ये भी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ना डिजिट एक्स्ट्रा हो गया है थोड़ा। What is the largest number that divide 626, 3127 and 15628? Leaves remainder 1, 2 and 3 respective। क्वेश्चन देखकर समझ में आ रहा है कि अप्रोच वही है भैया। यहाँ पे 3 नंबर हो चुके हैं, ठीक ना। देखो 626 को डिवाइड करना है 3127 को और 15628। 626 3127 15628। 626 के केस में भैया रिमाइंडर 1 चाहिए। 3127 के केस में रिमाइंडर 2 चाहिए, तो रिमाइंडर 2 लिख दो। और 15628 के केस में 3 रिमाइंडर चाहिए। नाउ अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे रिमाइंडर को, तो 626 माइनस 1 तो ये हो गया 625, राइट। यहाँ पे 3127 माइनस का 2 ये हो जाएगा 3125। यहाँ से 15628 से 3 माइनस करोगे तो ये होगा हमारा 15625, राइट। अब देखो ये जो हमारे पास नंबर आए हैं इनका एचसीएफ है वो नंबर जो ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करेगा। तो इनके केस में रिमाइंडर 1, इनके केस में रिमाइंडर 2 और इसके केस में रिमाइंडर 3 है। तो अब हमें ना यहाँ इन तीनों गिवन नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, यानी आप कैलकुलेशन करें। तो आओ जरा देखो 625 को फैक्टराइज करोगे, ऊपर मैंने कर रखा है तो वो होगा 5 का पावर 4। 3125 को फैक्टराइज करोगे तो 5 का पावर 5 बनेगा और 15625 को फैक्टराइज करोगे तो 5 का पावर 6 बनेगा। देखो यहाँ ध्यान से 5 का पावर 4, 5 का पावर 5, 5 का पावर 6 कॉमन फैक्टर है। अब कॉमन फैक्टर में लीस्ट पावर को हम सेलेक्ट करते हैं एचसीएफ के लिए, तो लीस्ट पावर है भैया 5 का पावर 4। तो 5 के पावर 4 को अगर तुम मल्टी मतलब इनका वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 625। मीन्स जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर है
therefore required number इक्वल टू 625। 625 अगर 626 को फैक्ट मतलब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। 3127 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 2 और 15628 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन रीड करो तब तक। नाउ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the number 4 raised to power n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4n end with a digit 0। क्वेश्चन हमसे कह रहा है भैया कि एक नंबर है 4 रेज टू पावर n, ठीक है, जहां पे ये जो n है, n हमारा है नेचुरल नंबर। n का वैल्यू हम कोई सा भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, यानी एग्जांपल 1 2 3 4 n की जगह पे इंफिनिटी तक कोई सा भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं। बस वो ये कह रहे हैं कि n का वो वैल्यू बताओ कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 से एंड करेगा। जैसे कि अगर हम n का वैल्यू 1 चूज करते हैं तो 4 रेज टू पावर 1 हमारा नंबर बनेगा, 4 से एंड करेगा। अगर n का वैल्यू भैया 2 चूज करते हो तो 4 का पावर 2 यानी नंबर हमारा 6 से एंड करेगा। n का वैल्यू ऐसे ही 3 लेते हो तो नंबर हमारा 4 4 जा 16 4 जा 64, 4 से एंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते जाओ। अगर n का वैल्यू 1 लिए तो नंबर हमारा 4 से एंड कर रहा है, n का वैल्यू 2 लिए तो नंबर हमारा 6 से एंड कर रहा है, n का वैल्यू 3 लिए तो नंबर हमारा 4 से एंड कर रहा है। वैसे ही n का वो वैल्यू बताओ कि हमारा नंबर 0 से एंड करे। क्वेश्चन समझ गए? यानी 4 रेज टू पावर n में n का वो वैल्यू बताओ कि नंबर हमारा 0 से एंड करे। सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब देखो जरा, अगर कोई भी नंबर 10 से मतलब कोई भी नंबर 0 से एंड करता है तो वो 2 और 5 से डिविजिबल होगा। सिंपल सा रूल। ओके, मैं इसे इरेज कर दूं। Any number end with digit 0, any number end with digit 0 must be divisible by 2 and 5 both। देखो भैया, हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड करता है तो वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 से होगा 5 से होगा, दोनों से होगा, 2 से भी होगा 5 से भी होगा। अब हम अज्यूम करते हैं भैया कि 4n का कोई n होगा वैल्यू, n का कोई ऐसा वैल्यू होगा जहाँ पे 4n हमारा 4 रेज टू पावर n 0 से एंड करता होगा। मीन्स 4n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होगा। अगर वो नंबर 2 5 से डिविजिबल है मीन्स उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 5 होंगे, क्योंकि वो नंबर 0 से एंड कर रहा है। तो जब हम 4n का फैक्टराइजेशन करते हैं तो भैया ये 2 इंटू 2 रेज टू पावर n आता है। यहाँ पे 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। अब ऐसा हो ही नहीं सकता भैया कि 4n में n का कोई वैल्यू हो जहाँ पे n 0 से एंड करे। यही चीज मैं यहाँ पे आपके लिए लिख कर लाया हूँ, देखो जरा। That is, the prime factorization of 4 raised to power n would contain the prime 2p and 5। यानी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आने चाहिए कुछ पावर के साथ। बट ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 4n के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। सो द ओनली प्राइम इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n is 2। So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantee that there is no other prime इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें यहाँ पे गारंटी दे रहा है कि भैया 4n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 के अलावा कोई भी प्राइम नहीं है। अगर 2 के अलावा कोई भी प्राइम नहीं है मीन्स देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4n एंड विथ अ डिजिट 0। यानी जो 4n है, n का कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जहाँ हम n में फिट करें तो 4n हमारा 0 से एंड करे। क्लियर? चलो नेक्स्ट की ओर।
एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus का 5 आ रहा कंपोजिट नंबर। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि भैया ये बताओ कि ये जो गिवन नंबर है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। हमने लेक्चर 1 में पढ़ा है भैया, जो प्राइम होता है उसके ओनली 2 फैक्टर होता है, जो कंपोजिट होता है उसके मोर देन 2 फैक्टर होता है। तो ये जो गिवन नंबर हैं इनके मोर देन 2 फैक्टर होंगे तो ये हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। अब यहाँ एक एग्जांपल से देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ 5। 5 भैया एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसमें ये नंबर खुद आएगा या तो 1 आएगा। सिंपली प्राइम फैक्टर के दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वो नंबर खुद होगा या तो फैक्टर उसका 1 होगा। समझ गए? इसके अलावा अगर कुछ भी फैक्टर है इस नंबर के तो ये नंबर हो जाएगा कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर्स पे। अब इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया हूं मैं यहाँ पे, देखो सर हमें यहाँ पे 13 कॉमन दिख रहा था भैया, इधर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13, दो बार 13 दिख रहा था, मैंने 13 कॉमन ले लिया। 13 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 13 की जगह पे 1 आ जाएगा, 13 कॉमन लिया था तो यहाँ पे भी 13 की जगह पे 1 आ जाएगा। अंदर हो गया हमारा 11 7 जो 77 प्लस इंटू 1 77 प्लस का 1 78 और बाहर है 13। अब यहाँ हमसे देखो इधर जरा, इसके रिजल्ट से हमारे पास एक नंबर आएगा, इनके प्रोडक्ट से हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। अब इस रिजल्ट के ना 3 फैक्टर हो गए। पहली बात तो ये जो नंबर आएगा ये 13 इंटू 78 के प्रोडक्ट से, इस नंबर का फैक्टर तो ये नंबर खुद होगा रिजल्ट, और रिमेनिंग 2 फैक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं भैया। तो सिंपल सी बात है, मोर देन 2 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर मीन्स ये नंबर हमारा है कंपोजिट। सेम यही अप्रोच मैंने यहाँ पे भी लगाया है। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into सॉरी 1 प्लस का 5, यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 कॉमन दिख रहा है तो भैया हमने कॉमन 5 ले लिया। अब देखो बाहर 5 है, ब्रैकेट में जो रिमेनिंग बचा उनका जो सॉल्व करने के बाद सम आ रहा है वो है 1009 और इधर है 5। अब आराम से देखो इधर मैं शायद ढक दिया हूँ, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा साइड हो जा भैया। अब ठीक है। इन दोनों के प्रोडक्ट से हमारे पास एक रिजल्ट आर आएगा, तो इस आर का फैक्टर तो ये आर खुद है और रिमेनिंग 2 फैक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, मीन्स ये भी नंबर जो रिजल्ट है हमारा वो भी कंपोजिट है। क्यों कंपोजिट है भैया? क्योंकि रिजल्ट का एक फैक्टर तो वो रिजल्ट खुद है, रिमेनिंग 2 फैक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इधर रीड करो जरा, since it has written as a product of two number, it has factor other than itself. Therefore, it is a composite number again. It is expressed as a product of two number. It is a composite number और दोनों number हमारा composite है. Both given number can be written as a product of two integer other than itself. Hence, both are composite. सिंपल सा एनालॉजी था भैया कि अगर वो प्राइम नंबर होगा तो सिर्फ 2 फैक्टर होगा, अगर प्राइम नंबर नहीं होगा तो मोर देन 2 फैक्टर होगा। दैट्स व्हाई ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट का एक फैक्टर रिजल्ट खुद है और रिमेनिंग 2 फैक्टर इधर दिया हुआ है, दैट्स व्हाई कंपोजिट। रिजल्ट का एक फैक्टर रिजल्ट है, रिमेनिंग 2 फैक्टर इधर दिया हुआ है, दैट्स व्हाई ये कंपोजिट है। चलो यहाँ तक हमने क्वेश्चन किया, अब इसके बाद ना मूव कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर। हम इसे वर्ड प्रॉब्लम नहीं बोलते, हम इसे बोलते हैं भैया ये वर्ड लव है। आप भी बने रहोगे लेक्चर में तो आप भी कहोगे भैया ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं वर्ड लव है। यहाँ पे क्वेश्चन 1, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू complete one round of the field while Ravi take 12 minutes for the same point and the same time, go in the same direction, after how many minutes will they meet again at starting। एक सर्कुलर फील्ड है भैया, इधर आ जाओ नेक्स्ट में। एक सर्कुलर फील्ड है
और सेम जगह से सोनिया और रवि दोनों रेस स्टार्ट करते हैं। ये है सोनिया, मिसेस सोनिया, और ये है मिस्टर रवि। ये दोनों सर्कुलर ग्राउंड में रनिंग स्टार्ट करते हैं और सेम स्पॉट से सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन की ओर रन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सोनिया थोड़ी स्लो है, इसको लग रहा है 18 मिनट पर राउंड में। ठीक है, ये है सोनिया का स्पीड। और रवि हमारा थोड़ा धुरंधर टाइप का, देख रहे हो फास्ट भाग रहा है, तो इसको लग रहा है 12 मिनट, इसको कम टाइम लग रहे हैं एक राउंड के। तो ऑब्वियस सी बात है भैया कि ये रवि हमारा एक राउंड पहले कंप्लीट कर लेगा और सोनिया को थोड़ा टाइम लगेगा एक राउंड कंप्लीट करने में। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि भैया बताओ कितने मिनट बाद ये दोनों वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। क्वेश्चन देखो जरा यहाँ पे, आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग। हमें पता करना है भैया स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट बाद मिलेंगे। अब यहाँ पे आराम से सोचो, एलसीएम निकालोगे या फिर एचसीएफ निकालोगे। देखो हमने पढ़ा है भैया लेक्चर वन में कि जो मल्टीपल होते हैं किसी भी नंबर का, वो उस नंबर के बराबर होते हैं या फिर उस नंबर से बड़े होते हैं, और जो फैक्टर होते हैं उस नंबर के बराबर या उस नंबर से छोटे होते हैं। अब ऐसे ही इमेजिन करो कि ये दोनों 12 मिनट के अंदर में मिल जाएंगे एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट में, जो कि ऑब्वियस से बात है, पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि इसका स्पीड है 18 मिनट। तो क्या भैया 18 मिनट से 18 मिनट के अंदर क्या ये दोनों मिल जाएंगे? नहीं, ऑब्वियस सी बात है नहीं मिलेंगे, क्योंकि 18 मिनट में इसका 1 राउंड होगा, इसका 1.5 राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे समझो 12 और 18 का फैक्टर एचसीएफ जो भी है इनसे छोटा आएगा फिर इनके बराबर आएगा, और जो इनका मल्टीपल है यानी ये 18 मिनट के बाद किसी भी टाइम में मिलेंगे एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट। यानी हमें निकालना है मल्टीपल एलसीएम। तो चलो एलसीएम निकालते हैं। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 18 कॉमा 12 इक्वल टू, तो प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं 18 का देन 12 का। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 3 से 9 2 से 18 यानी 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2 हो जाएगा। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 2 से 4 3 से 12 यानी 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। अब देखो भैया हमें चाहिए एलसीएम, और एलसीएम के लिए हमें पता है कॉमन फैक्टर के हाईएस्ट पावर को सिलेक्ट करते हैं। जैसे 2 2 कॉमन है तो इनमें जो हाईएस्ट पावर है, ग्रेटेस्ट पावर है, उसे सिलेक्ट करेंगे। 3 3 कॉमन है तो 3 के ग्रेटेस्ट पावर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 2 का पावर 2 ग्रेटेस्ट है और इधर में 3 का पावर 2 ग्रेटेस्ट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम। 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो 9 4 जा 36, यहाँ पे हो जाएगा 36। नाउ तो हमारा आंसर होगा देयरफॉर दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट, यानी 36 मिनट बाद सोनिया और रवि वापस से स्टार्टिंग पॉइंट्स पे मिलेंगे। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्यूरिंग अ सेल द कलर पेंसिल वर बीइंग सोल्ड इन अ पैक of 24 each and crayon in a pack of 32 each. If you want full pack of both and the same number of pencil and crayons, how many each would you need to buy? यानी क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं ना भैया कि देखो सेल के दौरान कलर पेंसिल बेचा जा रहा है, अगर एक पैकेट कलर पेंसिल लोगे तो उसमें 24 पेंसिल मिलेगी। ठीक है, एक पैकेट कलर पेंसिल में 24 पेंसिल है और एक पैकेट क्रेयन में 32 क्रेयंस है। ठीक है, 32 ईच यानी एक पैकेट में 32 क्रेयंस है। क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं यहाँ पे देखो अच्छे से, इफ यू वांट फुल पैक ऑफ बोथ
एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रेयन, तुम्हें सेम नंबर ऑफ पेंसिल और सेम नंबर ऑफ क्रेयंस चाहिए, और दोनों पेंसिल का पैकेट और क्रेयन का पैकेट फुल पैकेट में चाहिए, तो कितना पैकेट खरीदोगे, ये हमसे पूछ रहे हैं। देखो कंडीशन समझो यहाँ पे, नंबर ऑफ पेंसिल और नंबर ऑफ क्रेयन इक्वल होने चाहिए, तो कितना पैकेट लोगे, फुल पैकेट, ऐसा नहीं है कि हाफ इसका इसका फुल लिए और नंबर इक्वल कर दिए, नहीं, फुल पैकेट, कितना फुल पैकेट लोगे पेंसिल का और कितना फुल पैकेट लोगे क्रेयंस का, कि नंबर ऑफ पेंसिल और नंबर ऑफ क्रेयंस आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन हमसे बताया है कि कलर पेंसिल के एक पैकेट में 24 है, क्रेयंस के एक पैकेट में 32 क्रेयंस है। आओ इधर में, 1 पैक ऑफ कलर पेंसिल, अगर 1 पैकेट लेंगे हम कलर पेंसिल का तो उसमें हमें मिलेगा 24 पेंसिल। अगर एक पैकेट हम क्रेयन का ले तो हमें मिलेगा 32, राइट, 32, तो 32 क्रेयंस। अभी एक पैकेट में अगर एक पैकेट लोगे तो 24 पेंसिल मिलेंगे, एक पैकेट क्रेयन का लोगे तो 32 क्रेयन मिलेंगे। हमें नंबर ऑफ पेंसिल और नंबर ऑफ क्रेयंस इक्वल करने हैं, तो कितने पैकेट लोगे, चलो, अगर 2 पैकेट लोगे भैया तो कितने पेंसिल आएंगे, 2 पैकेट में आएंगे 24 इंटू 2 48 पेंसिल हो गया इधर। अगर इधर में 2 पैकेट क्रेयन का लोगे तो 2 पैकेट यानी 32 इंटू का 2 तो 64 क्रेयंस हो जाएंगे। यहाँ पे भी भैया नंबर ऑफ पेंसिल और नंबर ऑफ क्रेयंस इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ पेंसिल और नंबर ऑफ क्रेयंस नहीं इक्वल है। नेक्स्ट मूव करो, अगर 3 पैकेट लोगे तो यहाँ पे पेंसिल हो जाएगा 24 इंटू का 3 यानी 72 कलर पेंसिल होंगे। अगर यहाँ पे 3 पैकेट लोगे क्रेयंस का तो इधर हो जाएगा 30 60 और 2 यानी 96 क्रेयंस हो जाएंगे। फिर भैया यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहे हैं, कितने पैकेट लोगे, फिर 4 पैकेट ले लेंगे अगर कलर पेंसिल का तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेंसिल आएंगे हमारे 4 इंटू का 24, तो 4 4 जा 16 प्लस का 1 4 2 जा 8 1 9 96 पेंसिल होगा। देखो जरा आराम से देखो, हम्म, अगर भैया 4 पैकेट कलर पेंसिल का लोगे तो 96 पेंसिल आएंगे, अगर 3 पैकेट लोगे क्रेयंस का तो 96 क्रेयंस आएंगे। आराम से देखो, नंबर ऑफ पेंसिल और नंबर ऑफ क्रेयंस यहाँ पे इक्वल हो जा रहे हैं। कितने पैक ले रहे हो भैया, तो यहाँ पे हम 4 पैकेट ले रहे हैं पेंसिल का और 3 पैकेट ले रहे हैं क्रेयंस का, तो जो नंबर ऑफ पेंसिल है वो नंबर ऑफ क्रेयंस के बराबर हो जा रहा है, तो हमें आंसर यहाँ पे मिल चुका है। देयरफॉर blue, green. Therefore, we need 4 pack of color pencil and 3 packet of crayons। यानी 4 पैकेट कलर पेंसिल का लेंगे और 3 पैकेट क्रेयंस का लेंगे, तो जो नंबर ऑफ पेंसिल है वो नंबर ऑफ क्रेयंस के इक्वल हो जाएंगे। ये तो हमारे हीट एंड ट्रायल मेथड थे। अब तुम इसे कैसे करोगे, और दूसरा मेथड दिखाता हूँ यहाँ पे। हमें चाहिए था भैया सेम नंबर ऑफ कलर पेंसिल एंड क्रेयंस यूजिंग अ फुल पैक, कंप्लीट पैक लेना है, ऐसा नहीं है कि हाफ पैक इसका उसका कंप्लीट पैक, नहीं, कंप्लीट फुल पैकेट कितना लेंगे पेंसिल और क्रेयंस का कि नंबर ऑफ पेंसिल नंबर ऑफ क्रेयंस के बराबर हो जाए। तो एक कलर पेंसिल में भैया 24 है और एक क्रेयन के पैकेट में 32 क्रेयंस है, राइट। सो हमें चाहिए यहाँ पे एलसीएम किसका, 24 और 32 का। 24 32 को फैक्टराइज करोगे तो 2 का पावर 3
इंटू 3 का पावर 1 आएगा 24 और 32 आएगा 2 का पावर 5। अब यहाँ पे मैंने जबरदस्ती में 3 का पावर 0 लिखा क्योंकि ये 1 में चेंज हो जाएगा, कॉमन 3 हो जाएगा। हमें एलसीएम निकालना है तो कॉमन का ग्रेटेस्ट पावर 2 का पावर 5, 3 का पावर 1 यानी इनका प्रोडक्ट निकालेंगे जो कि होता है 32 इंटू 3 यानी 96। तो देखो भैया हमारे पास जो है वो 96 इधर भी होने चाहिए पेंसिल और इधर भी 96 पेंसिल होना चाहिए। कितने पैकेट लेंगे वो बता रहा है हमें एलसीएम। एलसीएम हमें बता रहा है वो नंबर जहाँ पे नंबर ऑफ पेंसिल और नंबर ऑफ क्रेयंस इक्वल हो जाएंगे, वो है 96 पे। यानी मिनिमम 96 अगर हम पूरा दें इधर क्रेयंस में और पेंसिल में, तो हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने पैकेट हमें खरीदने होंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ पेंसिल पैकेट होगा हमारा 96 अपॉन में नंबर ऑफ पेंसिल इन ईच पैकेट, यानी 96 अपॉन में 24 मतलब 4 पैकेट ऑफ हमें लेने होंगे पेंसिल्स के। इधर 96 अपॉन में नंबर ऑफ क्रेयन इन ईच पैकेट जो कि है 32, तो 96 अपॉन में 32 मतलब 4 इधर में पैकेट है, इधर में 3 पैकेट लेने हैं। और हीट एंड ट्रायल मीटर से भी हमने निकाला था 4 पैकेट और 3 पैकेट। अब दोनों मेथड समझ में आ गया। या तो सिंपली हीट एंड ट्रायल मेथड करो या फिर एलसीएम निकालो सबसे पहले कि मिनिमम कितने पेंसिल और क्रेयंस लेने होंगे कि आपस में इक्वल होंगे, तो हमें पता चलो भैया 96 पे। यानी मिनिमम नंबर जो है वो 96 पे जहाँ पे नंबर ऑफ पेंसिल और नंबर ऑफ क्रेयंस इक्वल हो जाएंगे। तो 96 के लिए 96 पेंसिल के लिए हमें कितने पैकेट लेने होंगे, तो वो आया यहाँ पे 4। 96 क्रेयन कंप्लीट करने के लिए हमें कितने पैकेट लेने होंगे, तो 3 पैकेट लेने होंगे। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A fruit vendor has 990 mangoes and 945 apple. He packed them into basket. Each basket contain only one of two fruit, but in equal number. Find the number of a fruit to be putted in each basket in order to have a minimum number of basket required. हमारे पास भैया एक फ्रूट वेंडर है, उसके पास 990 मैंगो हैं और 945 एप्पल्स हैं। अब उसे पैक करना है पैकेट में। कैसे पैक कर रहा है भैया, तो एक पैकेट में कोई एक ही फ्रूट आएगा, या तो इसमें मैंगो आ जाएगा भैया या तो एप्पल आएगा, ठीक है। एक पैकेट में एक ही टाइप ऑफ फ्रूट आएंगे, ठीक है। अब मैंगोज के लिए जो भी जितने भी बास्केट लगेंगे उन सभी बास्केट में इक्वल नंबर ऑफ मैंगोज होने चाहिए, या फिर एप्पल के लिए जितने भी बास्केट लगेंगे, जितने बास्केट में एप्पल है उन सभी बास्केट में इक्वल नंबर ऑफ एप्पल चाहिए। ये चीज समझ रहे हो। देखो अज्यूम कर लो कि इसमें शायद वो मैंगो पैक कर रहा था, अगर यहाँ पे एक बास्केट में वो 5 मैंगो पैक कर रहा है तो जितने भी मैंगोज के बास्केट है उन सभी में इक्वल नंबर ऑफ मैंगोज होने चाहिए। क्वेश्चन ये हमसे कहता है अगर एप्पल पैक करोगे भैया तो एक पैकेट में जितने एप्पल होंगे उतने ही एप्पल हर एक पैकेट में चाहिए, ठीक है। Find the number of fruit to be putted in each basket in order to have a minimum number of basket required. तो एक पैकेट में मैक्सिमम कितना एप्पल या फिर मैंगो या फिर सिंपली फ्रूट रख सकते हो एक टाइप का, जिससे कम से कम बास्केट हमें लगे। मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो, हमारे पास सिंपल से दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है भैया कि सेम नंबर ऑफ फ्रूट ईच बास्केट में होने चाहिए। अगर मैंगो है तो सेम नंबर ऑफ मैंगो, अगर एप्पल्स हैं तो सेम नंबर ऑफ एप्पल सभी बास्केट में होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, सेम टाइप ऑफ फ्रूट होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बास्केट में दो टाइप ऑफ फ्रूट चला गया हो, नहीं, एक बास्केट में एक ही टाइप ऑफ फ्रूट रहेगा और सभी बास्केट में इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स ही रहेगा। दो चीज क्लियर हो गया। अब सोचो जरा, एक बास्केट में मिनिमम कितना तुम ऑरेंजेस या फ्रूट्स को पैक कर सकते हो कि तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट रिक्वायर्ड होंगे। तो भैया हम इतना सोचते नहीं, हम सिंपली से पुट कर देते हैं 990 मैंगोज है ना, तो 990 मैंगोज पुट कर देते हैं एक बास्केट में। सेम टाइप ऑफ फ्रूट हो गया इसमें, और इसमें 945 पीपल है तो 945 को एक ही बास्केट में पैक कर देते हैं। तो पहला कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि सेम टाइप ऑफ फ्रूट तो होगा इन दोनों में, बट क्या क्वांटिटी दोनों में सेम है? नहीं भैया, सेम नंबर ऑफ फ्रूट नहीं है इनमें।
तो क्या करेंगे भैया, तो 990 945 से कुछ कम कर रखेंगे यहाँ पे फ्रूट। अब 990 और 945 से कुछ कम फ्रूट ईच बास्केट में रखोगे, आराम से कम फ्रूट रख रहे हो, कम फ्रूट मीन्स इन दोनों नंबर का हमें चाहिए फैक्टर। फैक्टर मीन्स फैक्टर ही होते हैं जो किसी भी गिवन नंबर को उससे छोटे होते हैं, यानी हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना। जो एचसीएफ आएगा उतना ही नंबर ऑफ फ्रूट ईच बास्केट में फिट करेंगे। अब चलो कैलकुलेशन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने 990 और 945 को फैक्टराइज कर दिया, क्योंकि इस लेक्चर में हमने सिर्फ सोचना सीख रहे हैं। इससे पहले लेक्चर 2 में हमने मेथड अच्छे से सीख लिया। 990 945 को फैक्टराइज कर लिया। अब हमें चाहिए भैया एचसीएफ 990 और 945 का। तो कॉमन वाले का लीस्ट पावर के प्रोडक्ट निकालें। कॉमन में लीस्ट पावर इसका है, कॉमन में लीस्ट पावर ये है, कॉमन में लीस्ट पावर, कॉमन में लीस्ट पावर और कॉमन में लीस्ट पावर। अब इन सभी का लीस्ट पावर का प्रोडक्ट निकालेंगे, जो कि आएगा 9 5 जो 45 मीन्स 45। Therefore, each basket contained 45 fruit. Therefore, number of basket required for 990 mangoes. 990 के मैंगोज के लिए कितने बास्केट लगेंगे भैया? तो 990 अपॉन में 45 जो कि है 22 बास्केट। 945 ऑरेंजेस के लिए 945 अपॉन में 45 दैट इज इक्वल टू 21। मीन्स टोटल नंबर ऑफ बास्केट हमें चाहिए 22 प्लस का इधर वाला 21 यानी 43 बास्केट। अब दिखा तुम्हें कि जो भी बास्केट है एप्पल का है या मैंगो का है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम 45 फ्रूट ही पैक कर रहे हैं। चलो मूव करें हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। यहाँ से देखो सेम पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है। Find the minimum number of a room required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in a same subject. क्वेश्चन हमसे कह रहा है भैया कि एक सेमिनार में हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। हिंदी के हैं भैया 60 स्टूडेंट, इंग्लिश के हैं भैया 84 स्टूडेंट और मैथमेटिक्स के हैं भैया 108 स्टूडेंट। अब यहाँ पे ना एक रूम में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट रखने हैं और जितने भी रूम मीन्स एक रूम में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट हर एक रूम में रखने हैं। तो बताओ मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने चाहिए। ऐसा है कंडीशन, देखो वापस से सुनो कंडीशन। अगर इस रूम में हिंदी का स्टूडेंट रख रहे हो तो वो कंप्लीट हिंदी के ही रहेंगे। और दूसरी बात, या फिर ऐसे समझा तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, जितने भी नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड होंगे स्टूडेंट्स के लिए उन सभी रूम में तो पहली बात है कि इक्वल स्टूडेंट होंगे। इक्वल स्टूडेंट सभी रूम में जितने भी रूम लगेंगे, हिंदी वालों का, इंग्लिश वालों का, मैथमेटिक्स वालों का, उस सभी में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। और दूसरा बात मैं कहूँ तो सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए, कि एक रूम में सेम सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए। अगर हिंदी वाले हैं तो वो सभी हिंदी वाले ही रहेंगे, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश के ही रहेंगे, मैथमेटिक्स वाले हैं तो मैथमेटिक्स के रहेंगे। सिंपल सा दो कंडीशन भैया। सभी रूम में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए, जैसे था पहले सभी बास्केट में इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट होने चाहिए और सेम टाइप के फ्रूट होने चाहिए, वैसे ही यहाँ पे सभी रूम में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए और सभी स्टूडेंट मतलब जो उस रूम में स्टूडेंट है वो सभी सेम सब्जेक्ट होने चाहिए। अब आराम से सोचो कि एक रूम में मिनिमम कितने स्टूडेंट तुम रख सकते हो। एक रूम में भैया कंप्लीट 60, कंप्लीट 84 और कंप्लीट 108 स्टूडेंट रखें? नहीं, इसमें दिक्कत ये है ना, सेम सब्जेक्ट के तो हो जाएंगे, ये हिंदी वाले हो गए, ये इंग्लिश वाले हो गए, ये मैथमेटिक्स वाले। बट प्रॉब्लम ये है ना कि सभी रूम में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं है। इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं है यानी टोटल 60 स्टूडेंट हम एक रूम में नहीं रख सकते हैं हिंदी वालों में, तो 60 से कुछ कम रखना होगा। और 60 से कुछ कम रखना होगा एक क्लास में स्टूडेंट को।
एक क्लास में 60 से कम स्टूडेंट रखना है, मीन्स 60 से कम, यानी इस नंबर का हमें चाहिए फैक्टर या फिर इन सभी का चाहिए हमें एचसीएफ। ये चीज तुम्हें समझना है यहाँ। कंडीशन तुम्हें पता है भैया, सेम स्टूडेंट होने चाहिए हर एक रूम में, और सेम स्ट्रीम के होने चाहिए, हिंदी के हैं तो हिंदी के, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के हैं तो मैथमेटिक्स के। अब देखो हमने सोचा कि इतना झंझट क्यों करें, सेम नंबर मतलब सेम स्ट्रीम के स्टूडेंट होने चाहिए, तो एक कमरे में इधर 60 स्टूडेंट डाल देते, इधर 84 डाल देते पूरे इंग्लिश वालों को, इधर पूरा मैथ वालों को डाल देते। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो ही नहीं रहे हैं सभी रूम में। सभी रूम में मैक्सिमम जितने स्टूडेंट थे उतने रखने की कोशिश किए तो इक्वल नहीं हो रहे थे, मैक्सिमम यानी 60 थे, तो 60 से कुछ कम रखना होगा। अगर 60 से कम कुछ एक क्लास में स्टूडेंट को रखना है, 84 से कुछ कम रखना है, यानी हमें इन तीनों का एचसीएफ चाहिए। क्लिक हुआ, चलो आगे। यहाँ पे हमने 60, 84 और 108 को फैक्टराइज कर लिया, हमें चाहिए एचसीएफ इनका। एचसीएफ मतलब कॉमन का लीस्ट पावर, सभी में टू टू है, टू का पावर टू टू, तो सिंपली एक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 का पावर 1, यहाँ पे लिस्ट पावर है 5 का पावर 0, इधर है 5 का पावर मतलब 7 का पावर 0। अब हम इनका सिंपली प्रोडक्ट निकालें, कॉमन का लीस्ट पावर के प्रोडक्ट निकालेंगे, जो कि होगा 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 यानी 12। यानी एक रूम में मिनिमम हम 12 स्टूडेंट रखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ, कितने रूम चाहिए भैया? देयरफॉर 12 स्टूडेंट सीट इन ईच रूम। एक रूम में 12 यानी जितने भी रूम है उन सभी रूम में 12 12 स्टूडेंट होंगे और सेम सब्जेक्ट के होंगे। ये हमारा खत्म हो गया। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ रूम। तो नंबर ऑफ रूम हिंदी वालों के लिए, हिंदी के 60 स्टूडेंट है तो 60 अपॉन में एक क्लास में 12 है तो 5 रूम लगेगा। इंग्लिश वालों के 84 स्टूडेंट है तो 84 अपॉन में एक क्लास में स्टूडेंट है 12, तो ये हो गया 7 रूम चाहिए। मैथ वाले के 108 स्टूडेंट है तो 108 अपॉन में 12 यानी 9 रूम्स। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, आंसर हमें ये करना है कि टोटल नंबर ऑफ रूम कितने लगे। तो टोटल रूम हमें लगे 5 प्लस 7 प्लस का 9 यानी 21 रूम लग गया। क्लियर, चलो मूव करें नेक्स्ट। HCF of a smallest prime number and a smallest composite number। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का HCF चाहिए। रुक जाओ और गेस करो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट, नीचे लिख दे रहा हूँ, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होंगे भैया? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मीन्स ऐसे नंबर जिसके लेस मतलब ओनली टू फैक्टर होते हैं। ओनली टू फैक्टर, तो फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 होगा। लेकिन भैया यहाँ पे दिक्कत है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो 1 तो नहीं होगा, 2 होगा। 2 के 2 फैक्टर हैं, दैट्स वाई ये हमारा प्राइम होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होगा। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा भैया? 2 के बाद 3 नहीं होगा भैया, 4, यस। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है जिसके मोर देन 2 फैक्टर है। ठीक है, बाकी 1 तो ना हमारा कंपोजिट होता है ना प्राइम होता है। 2 हमारा हो गया प्राइम, 3 भी हमारा होगा प्राइम भैया। 4 हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है किसके, इसके मोर देन 2 फैक्टर। हमें चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ 2, 4। 2, 4 के एचसीएफ, एक मिनट। 2, 4 के एचसीएफ देखो, अगर फैक्टराइज करना चाहोगे तो 2 का पावर 1 आएगा और 4 के लिए 2 का पावर 2 आएगा। कॉमन है 2 2 भैया, कॉमन 2 2 है, इसमें से जो लीस्ट पावर है उसे सेलेक्ट करेंगे, 2 का पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2, यानी हमारा आंसर है यहाँ पे 2। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 2, यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के एचसीएफ हमारे पास 2 आ चुके।
चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब इस लेक्चर के क्लास नोट्स आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे, या फिर आप नीचे पिन कमेंट को भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप क्लास नोट को एक्सेस कर सकते हो या फिर इस क्यूआर को स्कैन करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। सभी नोट्स टेलीग्राम पे ही आते हैं। और बाकी यहाँ पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप चाहो तो इधर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो नीचे कमेंट करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इसके बाद जो लेक्चर आएगा ना उसमें हम इरेशनल नंबर वाले करेंगे। ठीक है? बाय।